वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। HSSC CET ग्रुप 6 जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए है, उसकी एक रिवीजन सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है और उसकी जो आज हम यूनिट डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, वो है ई कॉमर्स। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम इसकी। सबसे पहला जो टर्म आता है इसमें है इंटरनेट, कि इंटरनेट होता क्या है। देखिए अब इसकी जो डेफिनेशन है, द इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का जो सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का। ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब कि एक नेटवर्क है ये, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे या अलग अलग जो नेटवर्क हैं उन सभी का एक नेटवर्क इकट्ठा। इन विच यूज़र आर एट एनी वन कंप्यूटर कैन इफ़ दे हैव परमिशन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर। मतलब कि इसमें यूज़र जो हैं कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से जिनके पास परमिशन होती है और वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। इंटरनेट इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये समूह है अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम का, जो पूरे संसार के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क है ना, वो एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्ट हैं, और उन सभी का जो ग्रुप है ना वही क्या कहलाता है आपका इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। ग्लोबल यहाँ पर वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क डैट कनेक्ट्स, इंटरनेट है ए ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क डैट कनेक्ट्स वेरियस डिवाइसेस एंड सेंड्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया। मतलब कि अलग अलग डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट होता है और बहुत सारी जानकारियाँ या फिर मीडिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो शेयर होती हैं इस पर, इंटरनेट पे। इट यूजेज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP होता है भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसका यूज़ किया जाता है, और एक होता है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल TCP, ठीक है। किसके लिए? नेटवर्क स्थापित करने के लिए ये इंटरनेट था भाई। फिर आता है एक टर्म IT मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम IS इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड सॉफ्टवेयर। इंटरकनेक्टेड मतलब सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग, ठीक है, और उन सभी का जो आपस में कनेक्शन है ना वही क्या है, IT है, या फिर अलग अलग जो लोग हैं जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, एंड प्रोसेस, और अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं जो जानकारियों से रिलेटेड, मैनेज इंफॉर्मेशन, जानकारियों को मैनेज करने से रिलेटेड, वो सारी कंबाइनली क्या कहलाती हैं, IT कहलाती हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ ए फील्ड ऑफ IT। अब जो BIT कह सकते हो आप इसको, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक फील्ड है किसकी, IT की, जो फोकस करती है, डैट फोकस ऑन अप्लाइंग डिजिटल कंसेप्ट। जो डिजिटल कंसेप्ट है वो अप्लाई करना बिज़नेस की फील्ड में, और ऐसे तरीके, ऐसे मेथड बिज़नेस में यूज़ करना, ठीक है, जो डिजिटल हों, कंप्यूटर बेस्ड हों। द गोल इज़ टू यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी। मतलब कि यहाँ पर जो गोल है ना वो क्या है कि जो जितने भी बिज़नेस की प्रॉब्लम्स है ना उन सभी को एक डिजिटल तरीके से उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, वही आपकी बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पर बहुत तरह के टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, एक एक को हम देखते हैं। पहला है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इट कलेक्ट्स, मॉडिफाइज एंड प्रोसेसेस। क्या करता है, इकट्ठा करता है, मॉडिफाई करता है और उसको फिर प्रोसेस में डालता है, किस चीज़ को, बिजनेस डाटा को, डाटा ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उनको इकट्ठा करना, मॉडिफाई करना और उसकी प्रोसेस तैयार करना। इट प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन रियल टाइम, बहुत बड़ा डाटा एक समय में ये प्रोसेस कर सकता है। एंड दस ऑफर कस्टमर सेटिस्फिकेशन, मतलब कि कस्टमर की सेटिस्फिकेशन के अकॉर्डिंग ये काम करता है TPS। फिर आता है आपका MIS, बहुत बार आपने सुना होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस सिस्टम टेक्स द रॉ डाटा मतलब कि एक तरह से रॉ डाटा लेता है, कहाँ से, जो ऊपर TPS था वहाँ से ये रॉ डाटा लेता है इनपुट के तौर पे, ठीक है, और उसको फिर कन्वर्ट करता है, देन कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म लाइक ए रिपोर्ट। मतलब उसकी एक रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट इसके लिए काम ज़रूरी होती है मैनेजर के लिए। मतलब मैनेजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, और वो इन्फॉर्मेशन MIS से मिलती है, और MIS में इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो एक तरह से TPS से जो इनपुट डाटा आता है उसके थ्रू मिलती है। दिस सिस्टम हेल्प द मैनेजमेंट कंट्रोल एंड प्रोडिक्ट द कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये सिस्टम हेल्प करता है मैनेजमेंट की जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट नियंत्रण, प्रबंधन नियंत्रण में हेल्प करता है, और प्रेडिक्ट एक तरह से अनुमान लगाना किसका, कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में। फिर आता है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। क्या है भाई ये, DSS इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डैट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो आपकी DSS में है। इट गैदर्स, इकट्ठा करता है, कंप्यूट्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अलग अलग जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठी करना,
मतलब जो रिलेट करती हैं आपकी बिजनेस डाटा से। इट हेल्प्स इन एन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एक कुशल डिसीजन मेकिंग मतलब जो निर्णय संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं ना, उसमें आपके डीएसएस हेल्प करता है। दिस सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट टू विजुलाइज द डाटा को एक तरह से छानबीन विजुलाइज करना। इट मेक्स अ मैनेजमेंट मेक एफिशिएंट डिसीजन फास्टली, मतलब कि मैनेजमेंट इसके माध्यम से जो अच्छे निर्णय हैं वो फटाफट से ले सकते हैं डिसीजन फास्टली। डीएसएस था। अगला आता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन ए फॉर्म डेट इज शोन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जो फॉर्म जो रिपोर्ट दिखाई जाती है इन्फॉर्मेशन की, वही एक्सपर्ट सिस्टम है। दिस सिस्टम हेल्प्स इन दी प्रॉब्लम फाइंडिंग, जितनी भी प्रॉब्लम है उनको ढूंढने में और उनके साथ में सॉल्विंग प्रोसेस में हेल्प करता है एक्सपर्ट सिस्टम। इट ऑफर्स एक्सपर्टाइज टू द मैनेजमेंट बाई यूटिलाइजिंग गेन नॉलेज, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं वो अलग अलग फील्ड में, और उनकी जो एक्सपर्टाइज है मतलब उनकी जो योग्यता है, खासियत है, उसका यूज़ किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम में। और बिजनेस की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको ढूंढने और साथ में उनको सोल्व करने में आपका एक्सपर्ट सिस्टम है ईएस। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम OAS जिसको हम कह सकते हैं। डू द वर्क लाइक शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, ईमेल हैंडलिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ऑफिस मतलब ये ऑफिस से जुड़े हुए जितने भी कार्य आपके, जैसे शेड्यूल करना, अलग अलग मीटिंग्स हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट है उनको ट्रैक करना, ईमेल को हैंडल करना, डॉक्यूमेंट को मैनेज करना, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए टास्क हैं, कार्य हैं, उनको हैंडल करना। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट वर्क बाई मिनिमाइजिंग मैनुअल लेबर, मतलब कि काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको बढ़ा देता है। कैसे? मैनुअल लेबर जो होता है ना उसमें खर्चा जाता है, उसको कम करके, मिनिमाइज़ करके। OAS सिंप्लीफाइज डाटा एंट्री, एनालिसिस एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये आपका सिंपल कर देता है किस चीज़ को, डाटा एंट्री को, विश्लेषण को, और साथ में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी आपको ये सुधारता है OAS, ऑफिस एंड ऑटोमेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है KMS, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है भाई कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आर सॉफ्टवेयर टूल्स, ये भी सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं डेट कलेक्ट, इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, शेयर नॉलेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो अलग अलग जो डाटा हैं उनको इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, विश्लेषण करना उनका, और नॉलेज जितनी भी है उनको शेयर करना। दिस सिस्टम इन्हांस ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जो होती है ना उसको सुधारता है, डिसीजन मेकिंग को सुधारता है, एंड बूस्ट कर देता है एक तरह से किसको, प्रोडक्टिविटी जो है उसको बूस्ट कर देता है। किस तरीके से? बाई प्रमोटिंग नॉलेज शेयरिंग, मतलब आपस में यहाँ पर नॉलेज जो है शेयर की जाती है और उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार आता है। नेक्स्ट आता है आपका ई कॉमर्स मतलब कॉमर्स का हमें पता है कि बाई करना, सेल करना चीज़ों को, ठीक है, और ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब डिजिटल आपका डिजिटल तरीके से ना चीज़ों को खरीदना बेचना, वो आपका एक तरह से ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डाटा, मतलब कि पैसों का लेन देन कह सकते हो, जानकारियों का लेन देन कह सकते हो, और चीज़ों को खरीदना बेचना ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से। और वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्राइमरली क्या होता है? इंटरनेट, ठीक है, मतलब कि डिजिटल तरीके से चीज़ों को खरीदना बेचना और पेमेंट वगैरह करना है और जानकारियों को एक दूसरे से शेयर करना। ई कॉमर्स इज़ पावर्ड बाई द इंटरनेट के द्वारा ही एक तरह से काम आता है ई कॉमर्स। कस्टमर यूज़ देयर ओन डिवाइसेस टू एक्सेस ऑनलाइन स्टोर, कस्टमर अपने खुद के जो डिवाइस होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्या करने के लिए? फाइंड करने के लिए ऑनलाइन स्टोर्स को। दे कैन ब्राउज प्रोडक्ट एंड सर्विस दो स्टोर्स ऑफर एंड प्लेस ऑर्डर, अलग अलग जो स्टोर्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो कस्टमर क्या कर सकते हैं, उनको अपने खुद के जो डिवाइस हैं उनसे ब्राउज़ कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स है ये। अब टाइप्स आते हैं भाई मेन इसमें ई कॉमर्स में, मेन जो हम करेंगे, पहला है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कि ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किसके बीच में? बिजनेस की और कस्टमर के, B2C, ठीक है। व्हेन ए गुड और सर्विस इज सोल्ड टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर बाई ए बिजनेस, जब एक बिजनेस से, ठीक है, किसी कंज्यूमर को गुड्स सोल्ड किया जाता है, सर्विसेज सोल्ड की जाती हैं, तो वो आपका बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। फिर आता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दो बिजनेस हैं, ठीक है, और एक बिजनेस दूसरे को गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। व्हेन ए गुड और सोल्ड इज सर्विस सोल्ड बाई बिजनेस टू अनदर बिजनेस, जब एक गुड
या सेवाएं दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड की जाएँ तो वो आपका B2B कहलाता है। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे बहुत सारे अपने जो स्टोर्स हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं, हमने देख रखी होंगी, जैसे जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को बेच सकते हैं, ठीक है, सेकंड हैंड चीज़ें, तो एक तरह से कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है वो। व्हेन ए गुड और सर्विस इज सोल्ड बाय ए कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर के द्वारा दूसरे कंज्यूमर को कोई सेवाएं प्रदान करना या फिर सामान बेचना, वो आपका C2C। ये सारे टाइप्स हैं भाई E-कॉमर्स के। फिर आता है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर टू बिजनेस, व्हेन ए कंज्यूमर ओवन प्रोडक्ट और सर्विसेज इज सोल्ड टू ए बिजनेस, जब किसी कंज्यूमर के पास है और वो बिजनेस को दे दी जाए, ठीक है, उसमें चाहे आप स्किल कह सकते हो, स्किल से रिलेटेड कोई चीज़ है और वो किसी बिज़नेस के द्वारा खरीद ली जाती है, मतलब कंज्यूमर से बिज़नेस की तरफ जाना, ये आपका C2B कहलाता है। अब E-कॉमर्स और WWW जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब, उनके बीच में रिलेशन कह सकते हो हम। द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम ऑफन नोन एज द वेब, जिसको हम वेब के नाम से जानते हैं, इज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम डैट फैसिलिटेट ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। जो आपका WWW है वो क्या है, एक वेब है जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनसे जुड़ी चीज़ों को हम WWW वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से ढूंढ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। E-कॉमर्स हैज़ रिवाइज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब E-कॉमर्स में इसकी जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो चेंज हो जाता है। E-कॉमर्स WWW में, उसमें वर्ल्ड वाइड वेब में कैसे काम आती है, इट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब E-कॉमर्स है तो सीधी सी बात है, चीज़ों को खरीदना, बेचना, पेमेंट करना। तो E-कॉमर्स और WWW में क्या है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ मनी और द ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, पैसों का ट्रांसफ़र या व्यापार, प्रोडक्ट्स का खरीदना बेचना या फिर सेवाओं का डायरेक्टली ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मतलब कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके E-कॉमर्स को हम यूज़ कर सकते हैं या E-कॉमर्स किया जाता है, और वही इससे रिलेट कर रही है WWW से। विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, लोग पूरे विश्व से, कैन विजिट वर्चुअल शॉप, मतलब कि जो आपकी वर्चुअल शॉप्स होती हैं, मान लो कि अमेज़ोन है और फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, या फिर कोई मॉल्स हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन आप उन पे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ब्राउज थ्रू वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट्स को के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कैन डू ऑनलाइन शॉप इंस्टेंटली फ्रॉम द वेबसाइट, मतलब शॉपिंग कर सकते हो आप उसी वक्त, ठीक है, इंस्टेंटली, किससे, ऑनलाइन वेबसाइट से। ऑल दिस फंक्शन ऑफ एन E-कॉमर्स स्टोर आर पॉसिबल, ये सारे के सारे जो फंक्शन है ना E-कॉमर्स के, किस किस बेस पे या किस चीज़ की हेल्प से पॉसिबल हो रहे हैं, ये सारे हो रहे हैं WWW विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ही ज़्यादा क्या है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों का सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और उसी की हेल्प से E-कॉमर्स में सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। एप्लीकेशन, मतलब कि क्या क्या काम आती है E-कॉमर्स आपकी, तो जैसे रिटेल एंड होलसेल, मतलब कि दोनों टाइप्स हैं ये आपके, रिटेल एंड होलसेल, ये इसमें आप E-कॉमर्स को यूज़ किया जा सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है उसमें, फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करते हैं हम, टिकट वगैरह, एयरप्लेन, या फिर जैसे आप ट्रेन वगैरह की, बस वगैरह की ऑनलाइन बुकिंग, किसी भी चीज़ की, होटल वगैरह उनकी, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करनी हो किसी चीज़ की, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसमें भी आपका जो E-कॉमर्स हेल्प करता है। अच्छा, अब आता है EDI, फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज़ ए कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एंड डाटा, और डाटा को भी, और साथ में क्या है, इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक फॉर्मेट होगा इन दोनों बिजनेस के बीच में, बिटवीन टू और मोर बिजनेस, दो बिजनेस हैं उन दोनों के बीच में एक तरह से कनेक्शन, ठीक है, और दोनों इन्फॉर्मेशन और डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं एक साथ में, किस में साथ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के माध्यम से। डिफरेंट कंपनीज एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, अलग अलग जो कंपनियां हैं ना, वो ऑनलाइन तरीके से जो शेयरिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, वो करती हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। EDI इनेबल फास्टर एंड मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और EDI की हेल्प से ना जो जानकारियों की शेयरिंग होती है वो ज़्यादा फास्टली होती है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन मैनी बिजनेस लाइक सप्लाई चेन इंडस्ट्री, मतलब कि बहुत सारे बिजनेस में हेल्प करता है, जैसे खास करके सप्लाई चेन इंडस्ट्री बिजनेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जानकारियाँ बहुत सारी लार्ज अमाउंट में चाहिए, वहाँ पे EDI आपकी हेल्प करता है। फ़ायदे क्या हैं भाई इसके, बेनिफिट्स ऑफ EDI, एक तो होता है डाटा क्वालिटी, मतलब रिड्यूस द एरर,
मतलब जितने भी एरर्स वगैरह होते हैं ना उसको कम कर देता भी है कौन, ईडीआई। स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ वेरी फास्ट इन डाटा इंटरचेंज, मतलब कि डाटा को बहुत फास्टली एक दूसरे से शेयर किया जा सकता है। पेपर यूसेज जो है आपका उसको रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ पेपर यूसेज इज़ पॉसिबल बाय ईडीआई, क्योंकि डाटा जो है वो आपका डिजिटल रूप से शेयरिंग होगी, ठीक है, तो उसमें पेज वगैरह पेपर वगैरह का बहुत कम यूज़ होगा। सिक्योरिटी, द इन्फॉर्मेशन इन ईडीआई इज़ ऑलवेज सिक्योर। ईडीआई के माध्यम से जितनी भी जानकारियाँ प्रोवाइड होती हैं हमेशा क्या होती हैं, सिक्योर होती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड रूल और प्रोटोकॉल के माध्यम से की जाती है, तो इसलिए हमेशा इसमें सिक्योरिटी जो है वो हमेशा प्रोवाइड कराता है। फिर आता है एक्यूरेसी, जो आपका ईडीआई है वर्क ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जानकारियाँ एक्सचेंज होती हैं, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है हमेशा क्या होती हैं, करेक्ट होती है, उसमें एरर फ्री होती है। फिर कॉस्ट जो होती है उसकी कम होगी, क्यों? क्योंकि इसमें पेपर का यूज़ नहीं होता, पेपर का खर्चा वो निकल जाता है। एक तरह से आप रिड्यूस करोगे तो कॉस्ट आपकी ऑटोमेटिक क्या होगी, नीचे रहेगी। तो कॉस्ट इन ईडीआई सिस्टम नॉट हाई, मतलब इसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं होती, तो इसके बेनिफिट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती है। एन ईडीआई ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स, द 4 होते हैं इसमें मुख्य। द सेंडर, एक तो भेजने वाला, ठीक है भाई। द रिसीवर, प्राप्त करने वाला, एक होता फिर आपका स्टैंडर्ड, मतलब किस स्टैंडर्ड से वो जानकारी है वो भेजनी है। एंड द ईडीआई सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज़ करेंगे। द सेंडर इज़ द पार्टी डेट इनिशिएट द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन की शुरुआत की जाती है वो पार्टी जो होती है वो सेंडर होती है। सच एज एन ऑर्डर, एन इनवॉइस और ए पेमेंट, ये सारी सेंडर में आ जाती हैं। रिसीवर इज़ द पार्टी डेट रिसीव द ट्रांजेक्शन, रिसीवर जिसके पास हम भेज रहे हैं जानकारी, ठीक है, और जो इसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। और द ईडीआई स्टैंडर्ड इज सेट ऑफ रूल, और जो आपका स्टैंडर्ड आता है ये होता है सेट ऑफ रूल्स और फॉर्मेट, मतलब जानकारी को किस तरीके से भेजा जाना है, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, ये आपका जो ईडीआई स्टैंडर्ड है। और ये डिफाइन करता है हाउ द ट्रांजेक्शन डाटा शुड बी स्ट्रक्चर्ड, किस तरह से वो डाटा जो स्ट्रक्चर होगा ट्रांसमिट किया जाएगा। और फिर आता है, जैसे इसमें प्रकार हैं, इसके टाइप्स हैं ईडीआई स्टैंडर्ड के, जैसे ANSI, X12, EDI फैक्ट और XML, इस तरह के ये आपके जो ईडीआई के स्टैंडर्ड हैं। और फिर आता है ईडीआई सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर इज़ द एप्लीकेशन दैट इनेबल्स द सेंडर एंड रिसीवर टू क्रिएट सेंड रिसीव प्रोसेस ईडीआई ट्रांजेक्शन। और जो पूरी की पूरी जो ईडीआई ट्रांजेक्शन होती है ना वो आपकी ईडीआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। तो ये आपकी ईडीआई के कंपोनेंट्स हैं। फिर आता है आपका ईडीआई इम्प्लीमेंटेशन, लागू, मतलब कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहले क्या होगा कि डेवलप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार किया जाएगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले कोई भी जो जानकारी है, प्रोडक्ट है, उसको एक्सचेंज करना, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना। फिर आएगा उसकी एक उससे संबंधित जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करना, मतलब कि इस तरह से जानकारियों को, प्रोडक्ट को हम शेयर करेंगे। फिर उसका एक एनालिसिस करना, इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा। फिर आता है डेवलप ए बिजनेस फोकस ईडीआई सॉल्यूशन, फिर आपका मतलब इन तीनों चीज़ों को कर लेने के बाद एक ईडीआई सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा। और ईडीआई सॉल्यूशन तैयार करने के बाद आपको करना पड़ेगा ईडीआई नेटवर्क प्रोवाइडर, क्योंकि सॉल्यूशन बना लिया, अब आपको चाहिए नेटवर्क प्रोवाइडर, मतलब जो जानकारी आपको एक्सचेंज करनी है तो उसके लिए आपको नेटवर्क चाहिए। फिर आता है इंटीग्रेट ईडीआई विद बिजनेस, जो आपने ईडीआई बनाई है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपके बिजनेस के साथ। फिर आता है इंटीग्रेट डाटा अक्रॉस द बिजनेस, और बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको ईडीआई फॉर्मेट में डालनी पड़ेंगी। फिर आता है एक डेमो प्रोजेक्ट, मतलब कि आपको उसको एक तरह से छोटी अमाउंट में बेच के देखना, या छोटे अमाउंट में एक तरह से टेस्टिंग करना, उसका डेमो प्रोजेक्ट हो गया। फिर आता है लास्ट का आपका इम्प्लीमेंट है ईडीआई टू बिजनेस पार्टनर। और फिर लास्ट का मतलब ये आपका जब डेमो प्रोजेक्ट हो जाता है तो आपका इम्प्लीमेंट आ जाएगा ईडीआई का बिजनेस पार्टनर के साथ, मतलब जिसके साथ आपको चीज़ें शेयर करनी है, ठीक है, वो आ जाएगा इम्प्लीमेंट। तो ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन है। फिर आते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ इन ई कॉमर्स। देखिए डिजिटल तरीके से मतलब चीज़ों को लेन देन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएंगी आपको, ठीक है। तो उन्हीं को सिक्योरिटी इश्यूज़ कहा गया है ई कॉमर्स में। जैसे मालवेयर है, मालवेयर एंड वेबसाइट हैकिंग। मालवेयर मतलब कि बहुत सारे जो फ्रॉड तरीके से ईमेल के माध्यम से या कुछ ऐसे कोड सेंड कर देना कंप्यूटर में या मोबाइल में, जिसके मतलब डाटा को चुराया जा सके, वेबसाइट हैक कर ली जाती है कई बार, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, मॉनेटरी थेफ्ट, मतलब कई बार ना जो पेमेंट होती है, पेमेंट उसकी सिक्योरिटी आपकी नहीं होती है, तो मॉनेटरी थेफ्ट मतलब ऑनलाइन चोरी आपकी एक तरीके से, इसमें सिक्योरिटी इश्यू होता है। मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डाटा, पर्सनल डाटा क्योंकि डिजिटल तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं तो इसका मिसयूज़ होने का जो खतरा है वो रहता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया जाता है बहुत बार, ये भी आपका ई कॉमर्स का इश्यू है। फाइनेंशियल फ्रॉड, पैसे से जुड़ा जितने भी फ्रॉड हैं वो किसी भी माध्यम से हो ना, डिजिटल रूप से, वो फाइनेंशियल फ्रॉड आएंगे।
फिर आता है अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उनकी निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है वो, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। ये इश्यूज़ हैं आपके ई कॉमर्स के। चलिए अब बात करते हैं एम कॉमर्स। एम कॉमर्स सिंपल है भाई, आपका मोबाइल के तरीके से आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट हैं या सेवाएं हैं उनको खरीदना बेचना। ये ई कॉमर्स का ही क्या है, एक टाइप है, सबसेट है ई कॉमर्स का। डेट रेफर्स टू ट्रांजेक्शन कंडक्टेड यूजिंग मोबाइल डिवाइस, मतलब ट्रांजेक्शन हो रही है भाई, ठीक है, लेकिन ये किसके माध्यम से हो रही है, मोबाइल के माध्यम से, तो इसलिए इसको एम कॉमर्स कहा जाता है, जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट का यूज़ करके। एम कॉमर्स इंक्लूड क्या क्या शामिल हैं, ऑनलाइन परचेजेस मेड थ्रू मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से ऑनलाइन जो परचेज़ की जाती हैं, मोबाइल पेमेंट्स जो हो गई, आप मतलब कि बहुत सारी यूपीआई पेमेंट्स चलाते हैं और उनके माध्यम से अलग अलग तरीके के जो बिल पे हैं वो करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं और अन्य ट्रांजैक्शन जितनी भी है, द ट्रांजैक्शन बाय यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जितनी भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं सारी की सारी आपकी एम कॉमर्स के अंदर आती हैं। फिर आता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है भाई, इज़ यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज़ यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, संचार संबंधी जानकारी संबंधी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है ना, लाइक वाइड एरिया नेटवर्क्स वैन का यूज़ करके, द इंटरनेट के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से, एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग सतर पे, वही आपका ई गवर्नेंस एंड द पब्लिक सेक्टर फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्हांसिंग गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या है भाई, गवर्नमेंट अपनी जो काम करने की तरीका है उसको डिजिटलाइज कर रही है, ठीक है, तो इसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें यही लिखी गई हैं कि ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन का और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती हैं। और वो टेक्नोलॉजी कौन सी, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल, और कहाँ पर करती हैं यूज, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के अलग अलग स्तरों पे, और साथ में पब्लिक सेक्टर पे। किस पर्पज़ के लिए, एनहांसिंग गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नेंस की जो काम करने की क्षमता उसको इन्हांस करने के लिए, और उसी को हम कह सकते हैं क्या है, ये ई गवर्नेंस। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस में आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है किसके लिए, सिटीजन के लिए, मतलब G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन में। फिर आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किसको, बिजनेस के बीच में, गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में, ठीक है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई G2E ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई ई गवर्नेंस है। और एक टाइप इसका गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर के बीच में आप कह सकते हैं, आप इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये आपका जो है ई गवर्नेंस का टाइप है। तो ये जो आज की यूनिट थे ना, ये हमने लगभग इसके मेन पॉइंट जो थे वो रिवाइज कर लिए हैं। ये आपकी ई कॉमर्स थी, और ऐसे ही जो नेक्स्ट यूनिट है उनको भी हम जल्दी करके एक एक करके उनको रिवाइज करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे।